मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसे घुसूं, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्सपोर्टर बनना है तो पहली बात है एक्सपोर्ट सीखना होगा आपको। मैं सोर्सिंग कहाँ से करूंगा और क्या प्रोडक्ट उधर मुझे भेजना चाहिए? ठीक है। मैं ये दोनों सिलेक्शन कैसे करूं? सेल्स की प्रोसेस आपको सीखनी होगी। एक तरीका इसमें कोई भी नहीं है, मैं आपको बता सकूं। कहाँ कहाँ ऐसे लूप होल्स हैं जहाँ पे हम फंस सकते हैं? डू नॉट ट्रस्ट दोज पीपल जो उस कंट्री के हैं। आप अपने बंदे को भेजो, पैसा लगेगा लेकिन माल तभी आएगा। तो देयर आर एजेंसीज और थर्ड पार्टी, उन पर भी भरोसा नहीं किया नहीं कर सकते। खुलेआम बताना चाहता हूँ, ये नेशनल सिक्योरिटी खतरे में। इंडिया में फॉरेन से वेपन लाना, एम्यूनिशन लाना बड़ा इजी है। का मतलब इंडिया में आप वॉर मटेरियल, लाइव म्यूनिशन बेच सकते हो। 93 जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में, ऐसी तो आरटीएक्स आया था। वेलकम फहद जी टू द शो। थैंक यू सो मच रवि सर फॉर हैविंग मी। और मैं अपने बैकग्राउंड से कस्टम्स पे में था एंड आई हैव एक्सपीरियंस द गवर्नेंस साइड ऑफ इट। बट मैंने जो उस साइड पे जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर होते थे, उनकी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज मेरे नहीं समझ में आई कभी भी। आई हैव नेवर अंडरस्टूड, बट आई डिड नो, मेरे आसपास भी लोग होते थे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। आई हैव सीन कि पीपल आर एबल टू क्रिएट वेल्थ। मेरे बड़े दोस्त भी हैं, अच्छा करा है उन्होंने। कोई ऑटो पार्ट्स का इंपोर्ट करता है, कोई ऑटो पार्ट्स का इंपोर्ट करके इतना बड़ा हो गया है कि मतलब उसको देख के यू आर प्राउड एंड इम्प्रेस्ड। मुझे नहीं समझ में आया कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे गवर्नेंस समझ में आई उसकी, बिजनेस नहीं समझ में आया। ठीक है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाते हो, यस, एंड यू आर एन एक्सपर्ट एट दिस, यू हैव बीन डूइंग इट दिस सिंस मेनी इयर्स। राइट। अब मुझे बताओ कि अगर मैं एक एस्पिरेशनल आदमी हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कैसे घुसूं? मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा और मेरी अपसाइड क्या है? मैं व्हाट कैन आई होप फ्रॉम दिस? ठीक है। रवि जी, सबसे पहले तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इफ़ यू वांट टू एंटर एनी काइंड ऑफ ट्रेड इन द वर्ल्ड, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो। अगर आपको बैट्समैन बनना है तो आपको बैटिंग सीखनी होगी, क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटिंग सीखनी होगी आपको, पेंटर बनना है तो पेंटिंग सीखनी होगी आपको, एक्सपोर्टर बनना है तो पहली बात है एक्सपोर्ट सीखना होगा आपको। ये बात फैक्ट है। अब एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए तो 2-3 भागों में बटा हुआ है ये। ठीक है। सबसे पहली चीज जिसमें आप मास्टर थे गवर्नेंस साइड में, कि द प्रोसेस, कि पेपर वर्क क्या होता है, लाइसेंसिंग क्या होती है, कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे क्या नहीं लगेगा, एक वो पार्ट है। दैट इज जस्ट द 30% ऑफ इट। 30% पार्ट आता है आपका सोर्सिंग का, एंड 30% आता है आपका सेल्स एंड कम्युनिकेशन का। ये 3 चीज अगर आप मास्टर करते हैं तो जो आपने कहा जो वेल्थ क्रिएशन वाला साइड है एक एक्सपोर्टर का, वो आपको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आज के समय हम 2026 में बैठे हुए हैं। पब्लिक को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रोडक्ट्स। हम जिस रूम में बैठे हुए हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट भरे पड़े हुए हैं। अगर मैं आपको उठा के बोलूँ, किसी को भी उठा के बोलूँ, उसको एक और प्रोडक्ट नहीं चाहिए। आप उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करो। प्रॉब्लम्स को कब एनालाइज करोगे? व्हेन यू आर ट्रेन टू डू दैट। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई, आपको या किसी पब्लिक को बोलूं कि भाई आप डीप सी डाइविंग करो, नहीं बनेगा उससे। वो बोलेगा यार मैं तो नॉर्मल स्विमर हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्विमिंग कर लेता हूँ, 2-5 लैप मार लूंगा, काम खत्म हो जाएगा। तो इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, आपने बोला कि 3 चीजें हैं। एक तो हो गए कस्टम्स के रूल्स वगैरह, वो जो कि बात की बात है। यस। दूसरी चीज होगी सेल्स। सेल्स। तीसरी चीज होगी सोर्सिंग। बट अभी हम बात करें सेल्स की, विच मेक सेंस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक्सपोर्ट इज जस्ट यू सेलिंग इन अ मार्केट विच इज नॉट इन योर कंट्री। यस। उसके लिए पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा ना कि उसको चाहिए क्या। यस, चाहिए क्या। तो आप वो बता रहे थे कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड और डिड्यूस कि उसको चाहिए क्या। ठीक है। सबसे पहले चीज, जिसके एक और मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन रहेगा कि ठीक है, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ ढूंढूं मैं उसको, कौन से देश में? सबसे पहले आप बेसिक चीज से स्टार्ट करिए, द बजट। आपका बजट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। हर इंसान चांद सितारे नहीं तोड़ सकता। पहले आप अपनी जेब को खंगालिए। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कोई क्लाइंट आएगा जो आज 50,000 रुपये महीना बना रहा है, ठीक है, उसके एस्पिरेशंस अलग होंगे कि भाई 50,000 में महीना नौकरी से बनाता हूँ या अपने लोकल बिजनेस से बनाता हूँ। मेरा पहला गोल ये है कि मैं 50,000 को आपका डुप्लीकेट करूँ थ्रू एक्सपोर्ट्स, या रिप्लेस करूँ या एड ऑन करूँ। ओके। या 1 लाख करेगा, 2 लाख करेगा। 50,000 वाला बंदा अगर ये एस्पिरेशन लेके मेरे पास आएगा कि भाई 5 लाख रुपए महीने का बनाना है, दैट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट ईयर सोचने के लिए। यू स्टार्ट विद सम कॉर्पस। हाँ, तो आपको एक कॉर्पस अमाउंट चाहिए है 5-10 लाख के आसपास, जो भी आपको ठीक लगता है। मैं कहता हूं कि 5-7 लाख रुपए इज अ डिसेंट अमाउंट टू गेट स्टार्टेड। ओके, ठीक है, इतना आपको चाहिए। फिर आप सिलेक्ट करते हो कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन बिजनेस क्या अचीव करना है आपको, या कैसे कितने डिफिकल्ट मार्केट में घुसना है। सरल भाषा में समझते हैं इसको।
वर्ल्ड में कई सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। मैं बात करता हूँ अभी, जैसे हम एशिया की बात कर लेते हैं, हम अफ्रीका की बात कर लेते हैं, हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं, यूरोप की भी बात कर लेते हैं। अब यूरोप की बात खास क्या होती है यूरोप एंड अमेरिका की, कि ये डेवलप्ड मार्केट है। हाँ पूरी दुनिया जानती है डेवलप्ड कैसे हैं, क्योंकि हाई परचेजिंग पावर है। ठीक है, इंडिया का रुपए कमजोर है उनके लिए। ठीक है, मतलब हम उनके लिए गरीब लोग हैं। अगर आप एक ऐसी कंट्री में जाते हो जो डिफिकल्ट टू सेल है, डिफिकल्ट टू सेल कैसे हो गया, महंगा है वो, जो चीज महंगी है आपके लिए फाइनेंशियली डिफिकल्ट तो हो गई वो True. डे वन से। पहली चीज, आप कितने भी तोप तमंचा चला लोगे लेकिन वहां बेचना तो मुश्किल होने वाला है। अगर आप एक ऐसी कंट्री पिक करते हो तो यू नीड टू गेट मोर अमाउंट ऑफ लाइसेंसेस, मोर अमाउंट ऑफ मार्केटिंग, मोर अमाउंट ऑफ पेपर वर्क, कॉस्ट, ट्रैवलिंग, सप्लाई चेन, एनीथिंग वो बढ़ जाता है। तो मैंने जो आपसे कहा था, पहले आप बजट देख के डिफिकल्टी स्केल पिक करते हो। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि सर मुझे अमेरिका ही बेचना है, कोई भी रीजन हो, दे डोंट केयर, बोलते हैं मेरे पास 50 लाख का बजट है, मुझे यहाँ बेचना है, फाइन। बट अगर एक बिगिनर को एब्सोल्यूट आता है, वो बोलता है कि सिर्फ मुझे एक्सपोर्ट्स पहले स्टार्ट करना है, आई हैव नो प्रेफरेंस, मैं उनको एक सिंपल सी लाइन बोलता हूँ, भाई सड़क वहां बनाने पे पैसा मिलता है जहां पे या तो सड़क टूटी हो और बनाने वाले ना हो, या तो सड़क हो ही नहीं। अगर आपकी सप्लाई एंड डिमांड इक्वल है या सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो आपका पैसा काटा जाएगा। एग्जाम्पल हम यूएई की बात कर ले। ठीक है। यूएई में देर आर, मान लेते हैं 10 बायर्स, तो उस पर 100 सेलर्स बैठे हुए हैं। क्या होता है इससे, बायर्स का तो फायदा है, सेलर्स को काट लिया जाता है। मतलब अगर आप एक आइटम 100 रुपए का दे रहे हो तो उसको 90, 95, 85, 80 के देने वाले कोई ना कोई तो वहां बैठा हुआ है। ठीक है। तो पहला आप सिलेक्शन ये कर लोगे कि आपको डिफिकल्टी स्केल क्या पिक करना है। ठीक है। सो जितनी डेवलप्ड कंट्री उतना डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा वाइल पिकिंग, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में घुसाना है मुझे। ओके। सबसे पहली चीज ये हो गया कंट्री सिलेक्शन। फिर आते हैं, हर इंसान अलग है, 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंटली होते हैं, नीड, वांट एंड डिजायर। अब नीड, वांट एंड डिजायर में हर इंसान की बात करूं मैं, जरूरी नहीं है कि हाथी को मैं पेड़ पे चढ़ा दूं या चींटी को बोलूं कि आप घोड़े की तरह दौड़ो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि घोड़ा यूजलेस है या चींटी यूजलेस है, दोनों के अपने अपने पर्पस है। आपको अपने आप को जब आप ट्रेनिंग लेते हो, आप सीखते हो चीज़ों को, आपको समझ में आता है कि यार ये प्रोडक्ट मेरे काम का है, ये मेरे काम का नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, मुझे घबराहट होने लगती है। जब मैं कारपेट्स बेचा करता था आज से 5-6 साल पहले, मुझे प्रॉब्लम ये होती थी कि आई यूज्ड टू लिव इन भोपाल, यार भदोही से कहाँ से लूंगा मैं जाके, इतने पैसे होते नहीं थे, कितनी सोर्सिंग करूं। तो मेरे लिए मेन चैलेंज क्या आ गया, एक तो फंड्स आ गया, दूसरा आ गया इशू लोकेशन का, कि यार कहाँ एमपी के कैपिटल से उठ के मैं यूपी के छोटे से टाउन में जाऊंगा, वहां से सोर्सिंग करूंगा, बहुत मुश्किल होने लगा मुझे। राइट। अगर आप यूपी को बिलोंग करते हो, आपका इंटरेस्ट है, आपको पसंद है वो चीज़ें, आप बिल्कुल बेच सकते हो। तो दूसरी चीज़ आ गई ज्योग्राफी, कहाँ से आप बेचना चाहते हो, क्या बेचना चाहते हो। थर्ड आता है आपका मार्जिन की डिमांड, किस तरीके का मार्जिन कमाना है। अभी लास्ट मंथ मेरे पास 2 राइस मिलर्स आए, जिनके राइस मिल था लगभग 800,000 करोड़ का व्यापार था। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि जो एक्सपोर्ट्स में राइस मिल्स होती हैं या बड़ी मिल्स होती हैं, बड़ी भी नहीं कहूँगा, डिसेंट साइज की मिल्स, उनके लिए 800,000 करोड़ का व्यापार एक नॉर्मल अमाउंट होता है इन टर्म्स ऑफ राइस। मार्जिन बहुत कम होता मार्जिन थिन मार्जिन, 2%, 4% का मार्जिन होता है, तो वो बड़ा उनके लिए नॉर्मल सा है। अगर एक बिगिनर को मैं बोलता हूं कि भाई तुझे 10 कंटेनर पर मंथ या 20 कंटेनर, 1000 कंटेनर पर मंथ या पर ईयर देखना है, आदमी बौखला जाएगा। इमेजिन करना आसान है, राइट। लेकिन जब आप उसको सोचते हो कि ये मेरे आंगन में खड़ा होगा या मेरे फैक्ट्री में लोड होगा, हालत टाइट हो जाती है आपकी। ये वापस वहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि आपकी चॉइस ऑफ प्रोडक्ट क्या आती है अकॉर्डिंग टू योर पावर्स। इस चैनल पे एक एक वीडियो जो भी आप देखते हो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ थिंकिंग। मैं बहुत ऑब्सेसिवली सोचता हूँ कि मैं किस गेस्ट से किस टाइप के सवाल पूछूं, बट ये तो सिर्फ मेरा रोल है। मेरे अलावा कैमरा, माइक, साउंड, गेस्ट आउटरीच, गेस्ट मैनेजमेंट, एवरीबडी इन्वॉल्व इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द चैनल ग्रो। और चैनल ग्रोथ का सबसे ऑब्वियस और क्लियर मेट्रिक होता है सब्सक्राइबर बेस। इट रियली मैटर्स टू अस विद वन क्लिक ऑफ योर्स। It will be a show of strength, it will be a show of support, and therefore I would like to request you on behalf of the whole team to please do subscribe to the channel अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है। ओके, तो एक एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सपोज कीजिए कि 5-10 लाख रुपए का मेरे पास कॉर्पस है, आई वांट टू स्टार्ट। आई हैव आइडेंटिफाइड
और मीडियम डिफिकल्टी की मार्केट और इन इजी मार्केट से अफ्रीका ठीक है, या साउथ ईस्ट एशिया या वियतनाम टाइप का कुछ ठीक है। मुझे समझ में आता है। ठीक है। और मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि मैं सोर्सिंग कहाँ से करूँगा और क्या प्रोडक्ट उधर मुझे भेजना चाहिए। ठीक है। मैं ये दोनों सिलेक्शन कैसे करूँ? ठीक है। सबसे पहली चीज, दो चीजें हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। पहली बात है सोर्सिंग की। सोर्सिंग के लिए सरकार ने एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। आप गूगल पे जाके टाइप करोगे ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, राइट। तो आपको लिस्ट आ जाएगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में या नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में या मेरे स्टेट्स में क्या क्या बनता है। आपका सोर्सिंग का मामला वहाँ सॉर्ट हो गया कि अगर ये प्रोडक्ट है मेरे पास तो कहाँ कहाँ से मैं सोर्स कर सकता हूँ। ठीक है। एप्पल की जैसे अगर एग्जांपल लेता हूँ मैं, सेब की, एप्पल की, एप्पल हिमाचल से भी आता है, कश्मीर से भी आता है। दोनों के टेस्ट अलग है, फ्लेवर्स अलग है, एक्सट्रैक्ट अलग है। ठीक है। अगर आप हिमाचल में हो तो हिमाचल का एप्पल दे दो, अगर कश्मीर में हो तो कश्मीर के एप्पल दे दो। या आपकी वहाँ सोर्सिंग हो सकती है, कोई फ्रेंड है जो आपको दे सकता है, कोई मंडी का दोस्त है दे सकता है, तो आप वो कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, अब क्या बेचूंगा मैं? अगेन इसमें भारत सरकार ने चीजें बहुत आसान कर रखी है हमारे लिए। DGFT जो हमारी एपेक्स बॉडी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की, इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड की, वो डेटा जारी करती है हर साल HS कोड को यूज करके। जो पब्लिक नहीं जानती है, HS कोड हार्मोनाइज सिस्टम नंबर होता है, आप गूगल कर सकते हो उसको, HSN के हिसाब से आप उसे ढूंढिए। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यस। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि दुनिया का कोई भी आइटम उस नोमेनक्लेचर के किसी ना किसी नंबर में फिट होता है, ताकि आपको पता चले कि ये इस आइटम का नंबर है। तो जैसे ये कप है, Yes. इसका HSN कोड में एक कोड होगा, सोफे का एक कोड होगा, अगर सोफा कपड़े का बना है तो एक अलग कोड होगा। हाँ। तो दे हैव कोडिफाइड ऑल Yes. पॉसिबल आइटम्स एंड प्रोडक्ट्स, और इन्हीं कोड्स को लेके जो है टैक्स के साथ 19-20 लोग करते हैं, बट वो बात की बात है। बट हाँ प्लीज। तो आप वो HSN को यूज करके इनफैक्ट सरकारी डेटा को सॉर्ट निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। राइट। एक्सेल पे फॉर्मूला लगाइए, हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो उसमें आपको कॉमन 10, 20, 30 कैटेगरीज मिल जाएंगी। ये आम आदमी के लिए सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ से होता है। ऑफ कोर्स अब जब आप इसको डीप डाइव करते हो तो एक एक छोटे छोटे पैरामीटर को आपको देखना पड़ता है महीनों बैठ के, तब आपका सक्सेस एंड फेलियर डिसाइड होता है। और जैसा आपने बिल्कुल कहा कि हाँ, सोफे में अगर लेदर कोटिंग है तो अलग होगा, रेक्सिन कोटिंग है तो अलग होगा, अगर फैब्रिक कोटिंग है तो अलग होगा। वो इसीलिए कर रखा है आम पब्लिक को समझाने के लिए, इनफैक्ट वर्ल्ड में सिस्टमाइज करने के लिए कि डिफरेंशिएट कैसे करोगे प्रोडक्ट्स को। आम आदमी अगर आम बेचना चाहता है, अगर मैंगो बेचना चाहता है, तो मैंगो की गुठली भी बिकती है, मैंगो का छिलका भी बिकता है, मैंगो का मुरब्बा, अचार सब बिकता है। सेम HS कोड में फॉल करते हैं, बट डिफरेंशिएटेड बाय द लास्ट फ्यू डिजिट्स। तो ये चीज करके एक आम आदमी रफ ईगल आई पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट ठीक है। तो DGFT विल टेल मी कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है, चलो सपोज व्हाट वुड बी एन एग्जांपल, अगर मैं अफ्रीकन मार्केट की तरफ देख रहा हूँ तो क्या जाता है वहाँ? ठीक है। पहले अफ्रीकन मार्केट की अगर वैल्यू की बात करी जाए तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये गूगल का डेटा है, 2020 के आसपास लगभग 50 to 60 बिलियन डॉलर का मार्केट एक दूसरी कंट्री के साथ था हमारा। अभी 2026 में रफली इट हैज हिट 100 बिलियन डॉलर, मतलब 5 साल में डबल हो गया है, रफली डबल हो चुका है। दैट्स मैसिव फर्स्टली। नंबर 2, जो आप कॉमनली बेच सकते हो, एक आम आदमी भी जब दिमाग लगाए, मैं अभी यहाँ साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ लॉजिक्स की, पैरामीटर्स की, डेटा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी के दिमाग की बात कर रहा हूँ कि अफ्रीका कैसा कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका एक डेवलपिंग कॉन्टिनेंट है, डेवलपिंग इकॉनमी है। अब डेवलपिंग इकॉनमी के कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं। प्रो उसका ये है कि अगर आप वहाँ पे ऐसे मटेरियल्स बेचते हो जिससे डेवलपमेंट उनका फास्ट होता है या लाइफस्टाइल इंक्रीज होती है, तो वो लेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचते हो जो बहुत एक्सपेंसिव उनके लिए अभी अप्रोच करना, जैसे अगर आप अमेरिका में मेड इन इंडिया, मेड इन भदोही कारपेट बेचते हो, Americans will easily buy it because they can buy it. They want to buy it and they will buy it. अफ्रीका के साथ ऐसा है कि they want to buy it but they can't afford. राइट। बड़ी सिंपल सा, बड़ा सिंपल परचेजिंग सा पावर, परचेजिंग पावर उस कंट्री का। तो जो चीज़ें वहाँ की डेवलपमेंट को स्पॉन्सर करती हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गया, कपड़े हो गए, मेडिसिन हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ये चीज़ें बड़ी इजीली बिक जाती हैं वहाँ पे। लेट अस सपोज टी-शर्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, अफ्रीका में टी-शर्ट चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। ठीक है, हम बेचना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप टी-शर्ट बेचना चाहते हैं, वैसे तो टी-शर्ट का मार्केट बहुत बड़ा है, 2.5 ट्रिलियन डॉलर का है। इंडिया एक बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है, टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में इंडिया का नाम है। अच्छा। इंडिया को पीछे भी किया तो बांग्लादेश ने किया था टेक्सटाइल्स में, एक छोटी सी कंट्री। तो आप इससे आराम से, इवन जहां हम बैठे हैं अभी NCR में, यहाँ से भी सोर्स कर सकते हैं, और अफ्रीका के लायक आराम से आपको इसकी यहाँ से सोर्सिंग मिल जाएगी। एंड नॉट ओनली टी-शर्ट्स, ऑल काइंड्स ऑफ गारमेंट्स
आपको इंडिया बड़े आराम से, बड़े प्यार से बेचने के लिए दे सकता है। एंड मार्जिन्स की बात करी जाए तो 20-30-40% से लेकर 150% तक का भी मार्जिन है, डिपेंडिंग किस तरीके का क्लाइंट आपके पास आता है और क्या प्रोडक्ट वो मांगता है। ठीक है, सो आई हैव अचीव्ड सिलेक्शन, यस आई नो आई एम सेंडिंग टू अफ्रीका, आई नो आई एम सेंडिंग टी शर्ट्स। यस नाउ सोर्सिंग तो हो गई, सोर्सिंग चलो सोर्सिंग भी हो गई, हाँ एग्जैक्टली कौन खरीदेगा वहाँ, हु एम आई सेंडिंग इट टू, हु इज पेइंग मी फॉर इट? ठीक है। अब जैसे आपने टी शर्ट की बात करी, मैं टी शर्ट को थोड़ा सा पीछे लेता हूं और एक ब्रॉडर फैशन में समझाता हूं पब्लिक के लिए। हर प्रोडक्ट का एक बिजनेस मॉडल होता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट B2B बिकते हैं प्योरली, कुछ प्रोडक्ट B2C बिकते हैं, कुछ B2G जाते हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट, कुछ B2B2C जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एग्जाम्पल, अगर आप Amazon पे सेल करते हो, Amazon US पे, ठीक है, वो प्योरली B2C है। या आप अपनी वेबसाइट बना के वहां देते हो, वो प्योर B2C है। आपने कुछ बनाया और दे दिया वहां पे, ठीक है। एक होता है B2B, कि आपका एक ऐसा मटेरियल है जो वहां मैन्युफैक्चरर लेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बोला टी शर्ट्स, अगर मैं यूनिफॉर्म बेचता हूं, स्कूल यूनिफॉर्म्स या इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म्स, तो मेरे ग्राहक कौन हो गए? इंडस्ट्री के ओनर्स, स्कूल के ओनर्स, या वो लोग जो स्कूल में यूनिफॉर्म पहुंचाते हैं। ठीक है, अगर टी शर्ट्स नॉर्मली बेचता हूं तो दुकानदार हो गए मेरे लिए, इंपोर्टर्स हो गए मेरे लिए, ये मेरे लिए ग्राहक का काम करेंगे। अगर मैं एक ऐसे मॉडल की बात करता हूं जो B2B2C है, यानी बिजनेस टू बिजनेस देन टू कंज्यूमर। एग्जाम्पल, हमारे घर में यूज होने वाला फ्रिज, टीवी, AC, सोलर पैनल्स, ये B2B2C है। क्योंकि आप अगर आम आदमी दिमाग लगाए, आप वोल्टास का एसी खरीदते हो या हिटाची का डाइकिन का एसी खरीदते हो, सीधे डाइकिन जापान से आके आपके घर पे तो नहीं आ जाता, आता तो इंडिया से ही है। इंडिया से आएगा, एक लोकल बंदा इंडियन फोन करेगा, सर आपने लिया था, मैं आके फिट करता हूँ। कितने लोग इन्वॉल्व हो गए? द फैक्ट्री, द लोकल सेलर एंड यू द परचेजर। अगेन आती है बात कि प्रोडक्ट आपका किस निश में आता है। अगर वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सर्विस लगती है साथ में, हाँ, तो B2B2C जाएगा। वो आपको टारगेट उन लोगों को करना पड़ेगा जो वहां पे नेटवर्क जिनका हो या बनाना चाहते हो। सो आई एम लुकिंग फॉर अफ्रीका में टी शर्ट का होलसेलर, काइंड ऑफ, यस, होलसेलर, इंपोर्टर, शॉपकीपर। अच्छा, अब मैं कैसे, कहाँ से मिलेगा मुझे ये? हाँ, अब इसके लिए सर एक सेल्स की प्रोसेस आपको सीखनी होगी। एक तरीका इसमें कोई भी नहीं मैं आपको बता सकूं कि आप यहाँ गए, इससे मिल लो, ले लो, क्योंकि जो कोल्ड सेलिंग के तरीके के मैं कॉल कर लूँ, विजिट कर लूँ, दैट्स ऑल डेड, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। आपको सेल्स को मास्टर करना पड़ेगा। और कोई तरीका होता मेरे पास 5 मिनट में दे दूं कि भाई एक काम करो रवि जी, आप यहाँ जाओ, इनसे मिल लेना, ये आपसे ले लेंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि उसके पास, अगर हमारे लिए अप्रोचेबल है वो, तो 10 लोगों के लिए ऑलरेडी अप्रोचेबल है वो। मतलब इफ इट इज वेरी इजी देन इट्स फॉल्स। इंटरनेशनल मार्केट का ये सत्य मैं 5-6 साल काम करके सीखा हूँ कि इफ थिंग्स आर लुकिंग वेरी इजी, समथिंग इज फिशी। कुछ लूप होल ढूंढो, वहां क्या मिसिंग हो रहा है, क्या चेन्स लिंक टूट रहे हैं आपके। क्योंकि मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। जब आज से 5 साल पहले मैं कॉपर सोर्स करने की कोशिश कर रहा था DRC से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मुझे इतना बड़ा कॉपर का स्टोर हाउस दिखाया गया था, कॉपर उसमें रखा हुआ था, आई थिंक उसमें 200 करोड़ का कॉपर रखा होगा उस वक्त पे। कॉपर आज जिस डेट पे हम बैठे हैं लगभग 1100 रुपए पर केजी है, उस वक्त पे 800 रुपए पर केजी था, और कम ही था, बल्कि 750-800, इतना सारा कॉपर रखा हुआ था। लेकिन जब आगे चल के मुझे पता चला तो वो डोमेस्टिक यूज के लिए था। अच्छा, वो वहीं से स्क्रैप किया गया था, वहीं मोल्ड किया गया था, जो स्क्रैप था वहीं यूज होगा। यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इट बिकॉज उस कंट्री में से स्क्रैप एक्सपोर्ट करना बैंड था, ऑल काइंड्स ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस एक्सपोर्ट। ओके, तो चीजें अगर आपको इजी दिख रही हैं, कुछ घपला रुक जाओ, कोई घपला है। क्योंकि आप ये सोचो ना, कोई एक बिगिनर आएगा, उसका बिगिनर्स लक इतना नहीं चलता कि आगे और सब कुछ उसको क्रीमी प्लेटर पे मिल गया सजा हुआ, ले लो ऐश करो, कुछ ना कुछ आप धोखा खाने वाले हो। करेक्ट, ठीक है। तो अब ये आई नीड टू, आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे, बट मुझे सेल्स को क्रैक करना है और मुझे एक ऐसा इंसान ढूंढना है जो मेरी टी शर्ट्स खरीदे, ठीक है। अब सोर्सिंग भी कर ली मैंने, एंड आई हैव सम सॉर्ट ऑफ अ ऑर्डर, अज्यूमिंग कि मेरे सेल्स का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आई थिंक अब हम, जो आपने स्टार्टिंग में 3 हिस्से बताए थे, सेल्स, प्रोसेस, सोर्सिंग एंड कम्युनिकेशन, अब हमने 2 कवर कर लिए। अब हम आगे उस पे, जब नाउ कम टू द प्रोसेस, अब क्या होगा? बिफोर आई एक्चुअली एक्सपोर्ट, मुझे एक IEC कोड चाहिए होगा, बिल्कुल, और क्या क्या चाहिए? ठीक है।
अगर आपको एक्सपोर्टर बनना है सबसे पहले तो आपको एक कंपनी फॉर्म करनी होगी। ये एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं। यू नीड टू हैव अ कंपनी 2-3 तरीके की आप खोल सकते हो। यू कैन हैव अ प्रोप्राइटरशिप, यू कैन हैव एन LLP, यू कैन हैव अ प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको ताम झाम में नहीं पड़ना, झमेले में नहीं पड़ना, आप एक पर्सन हो तो आप प्रोप्राइटरशिप खोल लीजिए। इट्स लाइक अ दुकान, आपका लोकल नगर निगम आपको लाइसेंस दे देगा, आप व्यापारी बन गए। आपको GST अप्लाई करना है, आपको IEC इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, 500 रुपये का DGFT में 1 घंटे में आ जाता है। आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना है। ये जेनरिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप कुछ भी बेचो, भले आप एक पेन बेचो इंडिया से उठा के, आपको चाहिए। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको, मुझ जैसे लोगों की नीड कहाँ होती है। जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट पिक करते हो जिसमें हाई अमाउंट ऑफ लाइसेंस है, एग्जाम्पल फूड प्रोडक्ट। राइट। अब फूड 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है इंसान के खाने योग्य, एक होता है जानवर के खाने योग्य। जो इंसान वाला प्रोडक्ट होता है दैट इज हार्ड टू सेल। क्यों हार्ड टू सेल? बिकॉज किसी के पेट में जाएगा वो, उससे मरने और जीने का खतरा रहता है। तो द गवर्नमेंट नीड्स टू होल्ड अकाउंटेबल टू समवन, भाई कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी तो लेगा। तो आपसे पूछेंगे कि बैचिंग क्या है आपकी, फसाई, सेंट्रल फसाई आपको लेना है। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, या US FDA, उसकी लाइसेंसिंग मांग सकते हैं। फसाई इज फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यस, तो फसाई, सेंट्रल फसाई का लाइसेंस आपको फॉर एक्सपोर्ट्स लेना होगा। अच्छा। आप ये ध्यान दीजिएगा, जो लोग फोकस नहीं कर पाते, आप एक आटे का बैग देखो अगर इंडिया में, जैसे आशीर्वाद आटा की बात करें हम, आशीर्वाद आटा के पीछे आप पलटा के देखोगे तो उसमें 5-6 फसाई लाइसेंसेस लगे रहते हैं। ये मैंने खुद देखा है। एक मिल का अलग, दूसरे मिल का अलग, तीसरे मिल का अलग। मतलब अगर आशीर्वाद आटा 10 जगह पैक हो रहा है इंडिया में, तो 10 के 10 की लिस्ट लगी है उसमें। अब फसाई का, उसका आशीर्वाद का खुद का तो है ही, वो तो लगा ही। तो जितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व है उतने फसाई सब चाहिए आपको। फसाई इज इजी टू गेट, आपको आराम से मिल जाता है। बेसिक लाइसेंसिंग ये हो गए। अब बात करते हैं और स्पेशलाइज लाइसेंस की। ये फूड के लिए था। नॉन फूड की बात करें, आपने बोला T-शर्ट मुझे बेचना है, ऑलमोस्ट निल इन वीकर इकोनॉमीज। अब अगर यूरोपियन इकोनॉमी की बात करें, अमेरिकन की बात करें, तो दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग। वो बोलेंगे आपसे थ्रेड काउंट का लेके आओ, वो बोलेंगे आपसे SGS टेस्ट कराओ। एग्जांपल देता हूँ, आपने बोला सर कि इसमें 90% कॉटन है, 10% पॉलिस्टर है। हमारे पिताजी थोड़ी प्रूफ करके गए वहाँ, लैब भेजो, टेस्ट कराओ, फिर दो। कॉम्पोजिशन दिखाओ, कॉम्पोजिशन प्रूफ करिए आप उसकी, और वो रैंडमली उठा लेंगे वहाँ के आपका बैच। जो हम सुनते हैं ना कि अमेरिका ने माल रिजेक्ट कर दिया, तो वो लेगा रैंडमली एक शर्ट उठाएगा, SGS में भेज देगा अपने। SGS इज लाइक द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड। उठा के भेज देगा, टेस्ट में मैच कर गया, मतलब 5% टॉलरेंस आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो पूरा माल रिजेक्ट, पैसे रोक लेंगे आपके। पैसे अगर उसने 100% दिए भी हैं तो अगला ऑर्डर आपका गया, और आप गए इनफैक्ट। एज एन एक्सपोर्टर यू आर डूम्ड, वो आपसे दोबारा नहीं लेने वाले, क्योंकि वो आपको 3 गुना 4 गुना पैसा देने वाले हैं। अगर किसी 100 रुपए की T-शर्ट को 400 रुपए देगा तो अपने नखरे तो करेगा वो, तो वो नखरे आपको उठाने पड़ेंगे। तो इट डिपेंड्स हेविली ऑन द प्रोडक्ट्स कि आपको कौन कौन से साइट्स लाइसेंसिंग की नीड होगी। सबसे डिफिकल्ट जो मैं मानता हूं, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, फार्मास्यूटिकल्स। ओके। अगर आपको फार्मा का एक्सपोर्टर बनना है, 50 लाख से 1 करोड़ रख लीजिए, HNIs के लिए है ये, और वो अगले साल बढ़ के 2 करोड़ हो जाएगा आराम से। ये मैं बॉटम अमाउंट बोल के चल रहा हूँ, अगले साल बढ़ के 2 करोड़ हो जाएगा। लेकिन उसकी लाइसेंसिंग में आपको खूब सारा अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, बटरिंग, ग्रीसिंग सब करना होगा। लाइसेंसिंग बाहर के देश में कि यहाँ? दोनों जगह। अच्छा, दोनों जगह। ओह, तो ये कैसे होगा? मतलब ऑब्वियसली नाउ जो भी इलीगल अनएथिकल काम है वो तो मुझे लगता है करने भी नहीं चाहिए, बिकॉज द रिस्क इज जस्ट नॉट वर्थ इट एंड इट्स अनएथिकल। तो वो नहीं तो बात ही सर, खत्म हुई। इलीगल नहीं है वो, प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, जिसको आप कहते हो ना फास्ट मनी, स्पीड मनी चीजें हैं। स्पीड मनी है वो। फिर भी डूबियस ही है थोड़ा। हाँ, मतलब टेस्टिंग में आप घोटाला झोल झपाटा नहीं कर रहे हो, वो एक्चुअल में है वैसी, आप उसको स्पीड अप करने के लिए दे रहे हो। अच्छा। जितने लोग देखते हैं दे नो वेरी वेल कि इंडियन इकोनॉमी कैसे चलती है। जो व्यापारी खासकर देख रहे हैं उनको पता है कि इसके बिना काम इंडिया में नहीं होता। चलो सपोज करो कि फार्मास्यूटिकल मुझे करना है एंड आई हैव गॉट द लाइसेंसेस। अब आपको वहां पे जाके अपना नेटवर्क डेवलप करना है। अच्छा। आपको नेटवर्क डेवलप करना है। अब नेटवर्क एकदम से डेवलप नहीं होगा, क्योंकि आप एक रैंडम कंपनी नई उठ के गए, 2 महीने में आपको ऑर्डर नहीं आ जाएगा। आपको वहाँ के लोगों से मुलाकात करनी पड़ सकती है,
क्योंकि जितना डिफिकल्ट प्रोडक्ट होगा आपको उतने बड़े स्टेक होल्डर से मीटिंग करनी होगी। टी शर्ट इज ईजियर टू सेल, फार्मा इज डिफिकल्ट टू सेल, बट बिकता बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब मैंने ये तक देखा है अपने ही क्लाइंट्स के साथ, फ़ोन पे ऑर्डर आते हैं। एक अफ्रीकन फ़ोन कर रहा है घाना से कि साहब ये माल भेज दो, 6 लाख रुपए का ऑर्डर आ गया, कोरियर से अगले दिन निकल रहा है। इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में मेजर मैन्युफैक्चरिंग होती है वैक्सीन्स की एंड मेडिसिन की। आपको हर तरीके की 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की सेम काइंड ऑफ सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। तो आपको अमेरिका वाला चाहिए, ज़्यादा पैसा लेंगे। सस्ता वाला चाहिए, जेनरिक वाला देना है तो कम में बिकेगा। लेकिन ये चीज़ है कि दिस विल नेवर स्टॉप, ये फॉर एवर ग्रीन मार्केट है। ओके, स्पेशली फॉर HNIs। अच्छा, उनको 100% इसमें जाना चाहिए। 1 साल लगभग लग जाता है लाइसेंसिंग में। समझ गया। तो सपोज कीजिए कि मुझे सेल्स को क्रैक करना है और आपने कहा भी कि वहां पे जाके नेटवर्क बनाओ, मुझे जाना पड़ेगा क्या? डू आई हैव टू गो टू दोस कंट्रीज? नहीं, HNIs के लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज आ जाती है। आम आदमी के लिए तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए नेटवर्क बनाइए, क्योंकि पैसा ही नहीं होता है। बट इवन इफ इट्स टी शर्ट्स, क्या मुझे अफ्रीका एक बार जाना पड़ेगा? ना, उसके लिए नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप सेल्स प्रॉपरली सीख लेते हो तो इतना आपकी रोजी रोटी लाएगा, आपकी सैलरी को रिप्लेस करने के लिए पैसा तो आप इजीली बनाते हो यहाँ से। उसके लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। जाना है तो आपकी चॉइस है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फ्रॉम माई साइड। अच्छा, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं उस पार्ट पे जहाँ पर हमको केयरफुल होने की जरूरत है। कहाँ कहाँ आप धोखा खा सकते हो, कहाँ कहाँ ऐसे लूप होल्स हैं जहाँ पे हम फंस सकते हैं। ठीक है, देयर माइट बी गवर्नमेंट लूप होल्स जो आपने इग्नोर कर दिए। कस्टमर में तो हमने बहुत देखा है ये। लोग मंगवा लेते थे, पीपल वुड इम्पोर्ट थिंग्स, नॉट एक्सपोर्ट बिकॉज वी वुडंट गेट टू नो, पीपल वुड इम्पोर्ट थिंग्स एंड दे वुड बी स्टक एंड दैट बेचारे भागते रहते थे। हरासमेंट भी होती थी, परेशान भी होते थे। गवर्नमेंट साइड से क्या लूप होल्स हैं? और धोखा भी तो बहुत होता है इसमें। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉनमैनशिप। यस, कैसे? बहुत ज्यादा। दो चीजों की बात करी आपने। पहले हम गवर्नमेंट वाले साइड की बात कर लेते, जिसमें आप लोग मॉनिटर करते थे। पहली, जैसा मैंने कहा कि देयर इज नो अर्निंग विदाउट स्किल्स। आपको सीखना पड़ेगा। तो यू नीड टू नो एग्जैक्टली माल मंगाने से पहले, मतलब हाइपर एक्साइटमेंट आने से पहले इंसान के, कि इस प्रोडक्ट के लिए इंडिया में क्लियर कराने के लिए मुझे कितना टैक्स देना है, इंपोर्ट ड्यूटी। अब हम इंपोर्ट पे आ गए। हाँ, इंपोर्ट पे आ गए। कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे, क्या GST है, क्या लोकल रेट है, क्या मुझे वो क्लियर करा के पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले तो आप वो ज्ञान ले लो। बड़ा इजी सा है। आप आइस गेट जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, भारत सरकार ने तो लिख रखा है कि ये चीज़ें आप इंपोर्ट के लिए ले सकते हो। ये बात रही सरकार के एंड से। अगर उसको आप फॉलो करते हो तो 99% चांस है कि आप नहीं फंसोगे। 99 अंटिल यू आर स्मगलिंग। आपको स्मगल नहीं कर रहे हो। एक चीज मैं और इसमें मेंशन करना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ आपसे। प्लीज। हम अभी जितने भी डिस्कशन कर रहे हैं, हमने CHA का रोल डिस्कस नहीं किया है। हाँ, CHA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएरी। आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। बिल्कुल आता हूँ। तो आपको ये मंगाने के लिए पहले तो डेटा चेक कर लेना है। अब जैसा आपने कहा CHA, फ्रेट फॉरवर्डर CHA, आप कस्टम हाउस एजेंट। हाँ, कस्टम्स हाउस एजेंट। ये जस्ट फॉर द लेमैन हु इज प्रोबेबली लिसनिंग, CHA इज द काउंटर पार्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यस, एग्जैक्टली। जो जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इनकम टैक्स के लिए बोलते हैं, उसको कस्टम्स और इनडायरेक्ट कस्टम्स के लिए CHA बोलते हैं, कस्टम हाउस एजेंट। अब क्यों आया ये आम पब्लिक के लिए? बिकॉज यू कैन नॉट डील विद द गवर्नमेंट डायरेक्टली। आप जाके पोर्ट पे बैठ नहीं सकते, आप क्लियरेंसेस करा नहीं सकते। तो CHA अपॉइंट आपको करना रहेगा कि ये मेरा CHA मेरे पार्ट पे क्लियरेंसेस सारे कराएगा। कस्टम्स गिव्स CHA लाइसेंसेस एंड कंडक्ट्स एन एग्जाम फॉर इट। यस, ठीक। तो CHA आपको अपॉइंट करना रहेगा। विदाउट दैट CHA यू कैन नॉट ऑपरेट, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो। मटेरियल 10,000 का हो या 10 करोड़ का हो, ठीक है, आप उसके बिना ऑपरेट नहीं कर पाओगे। CHA होना मस्ट है, क्योंकि उसके बिना आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बता देता हूँ, पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी है। हाँ। पोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए किस पोर्ट में आप लाने वाले हो या किससे भेजने वाले हो, आपको वन टाइम पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है। You have to register as an importer or an exporter from that port. Yes, from that port. तब आपका माल वहां आके क्लियर होता है। कौन कराता है? अगेन आपका CHA करा के देगा आपको। ये था CHA का पार्ट। गवर्नमेंट का पार्ट हमने मोटा माटी डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं कॉनमैनशिप की, कहाँ पे पैसे आपसे लूटे जाएंगे। मैंने सुना चाइना में बहुत लोगों को पैसे फंसते हैं। हाँ, हर जगह सर। चाहे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला होता है जो स्कैम, जिसे मैं कहता हूँ एडवांस पेमेंट स्कैम।
अब एडवांस पेमेंट स्कैम क्या होता है सर? मेरे ही क्लाइंट थे जो दिल्ली के हैं, फॉर्चुनेटली। ठीक है। दिल्ली में उनका एक इंडस्ट्रियल गोडाउन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग थी। वो ऐसा इक्विपमेंट बनाते थे जो बायर एक बार लेता था, रिपीट नहीं होता था। तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था वो, कि रिपीट बायर नहीं, क्योंकि वो वन टाइम लेगा, नेक्स्ट परचेज उसका 10 साल बाद होगा। उनको सोमालिया से एक ऑर्डर आया। ठीक है, बड़ी बदनाम कंट्री है अफ्रीका की, सोमालिया से। सोमालियन पायरेट्स सबने सुना ही होगा। सोमालियंस ने उनको ऑफर किया कि आप हमें 30% एडवांस देके हम देते हैं आपको, आप माल लोड कर दो, बाकी रेस्ट ऑन कॉपी ऑफ बीएल। अब बीएल क्या होता है? बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग आम भाषा में कोरियर की रसीद समझ सकते हैं आप, जो आप। हाँ एग्जैक्टली, लाइक द नेम सजेस्ट, बिल ऑफ लेडिंग का मतलब आपके गुड्स के लिए Yes. मैंने शिप में लोड करा दिए, यस इट हैज बीन फ्रॉम माय एंड, इट हैज गॉन। यस, इट अब इज वो समुंदर पार करके आपके पास पहुंचेगा और वो रसीद की भाई मैंने लोड करा दिए, मेरे कंट्री से जा रहा है, मेरी कंट्री से जा रहा वो है, आपके जी पास आ गया। वो आप उसको ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हो, कोरियर की रसीद, रिलीजिंग बिल्कुल के आप लिए। बिल्कुल कोरियर की रसीद आप समझ सकते हैं उसको, बड़े कोरियर की, कंटेनर वाले की। तो उन्होंने बोला कि ऑन स्कैन्ड कॉपी ऑफ बीएल हम आपको बचा हुआ 70% देंगे। दैट गाय कॉल्ड मी। हाँ अच्छा, बोलता है कि सर मैं इसको दूं कि नहीं दूं, हाँ क्योंकि आई हैड ट्रेन्ड हिम। मैंने बोला कहाँ का है? तो सोमालिया। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट बॉडी आ जाती है, ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, राइट, भारत सरकार की है, जो कंट्री में रिस्क असेसमेंट करती है और ग्रेड करती है ए से लेकर डी तक का, A+A, B+B, C, D ऐसे करके। उसमें आई थिंक सोमालिया C या D पे होगा, मुझे याद नहीं है अभी, आप देख के गूगल कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम फ्रॉड्स आपको वहां पे देखने मिलते हैं। उसने मेरे को बोला भेजूं कि नहीं भेजूं? मैंने बोला नहीं भेजूं। बट वो मुझसे बोलता बहुत रिलक्टेंट हूँ मैं इस ऑर्डर के लिए। मैंने बोला ऑर्डर जाएगा, 30% आएगा, 70 नहीं आएगा। अब समझते क्यों नहीं आएगा? आपने माल यहाँ से भेज दिया, सोमालिया पहुंच रहा है, वो पानी में है। फर्ज करते हैं उसने आपको 30% एडवांस दिया था, बाद में वो पलट जाए, पलट गया कि भाई मैं नहीं दे सकता, मेरी बीवी मर गई। बट ये तो दिस कैन हैपन एनीवेयर। हाँ एनीवेयर, लेकिन कुछ कंट्रीज बदनाम है वो करने के लिए, कॉन्वेंशिप के लिए है ही, पॉपुलर है। राइट, तो एडवांस पेमेंट स्कैम की बात करें तो उसने आपको 30% एडवांस दिया, बाद में वो 70 पलट गया। यही सेम काम यूएई में भी होता है। अच्छा, सेम काम। कहने को बदनाम नहीं है वो कंट्री, लेकिन कोई खास नाम भी नहीं है उसका। अच्छा, मतलब आई वुड अज्यूम द अदर वे अराउंड, क्योंकि वहां पर तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है अपेरेंटली। रूल स्ट्रिक्ट है, लेकिन आप जैसे अगर मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो पैसे खत्म होने के लिए आप मेरे पे एक्शन थोड़ी ले सकते हो। अच्छा, भाई मेरे पास कल 1 करोड़ थे, आज नहीं है मान लो। क्या मेरे पास, सपोज कीजिए मेरे साथ यूएई में कुछ फ्रॉड होता है, हाँ क्या मेरे पास कोई भी जरिया है हाँ। उधर की सरकार या उधर की पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट को कंप्लेन करने के लिए? पहली चीज, सबसे इजी ऑप्शन जो होता है, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स बड़े बजट कॉन्शियस होते हैं, उनका बड़ा टाइट बजट होता है। अगर आप 10 लाख का बजट लेके चलते हो तो उसमें बहुत ज्यादा हाथ पैर आप नहीं मार सकते। दैट आई विल बी वेरी फ्रैंक। आप सबसे पहले आप किसको अप्रोच करते हो? ईसीजीसी को। ईसीजीसी का सिंपल सा फंडा है, लोड होने से पहले आपको बायर का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। मतलब इट्स लाइक एन इंश्योरेंस, जो पहले बताने पे मिलता है, बाद में बताओगे तो उसका रिस्क असेसमेंट कुछ भी हो, फिर मतलब वही बात है कि फंसे हुए ऊंट को निकाल रहे हो आप एक पहाड़ के नीचे से। कुछ टेम्पररी काम कर दें तो कर दें, लेकिन यू आर नॉट फुली इंश्योर्ड। क्या करेंगे? आपका माल वहां रोक लेंगे वो और ऑक्शन कर देंगे। ईजीएस्ट तरीका ईसीजीसी का यही होता है कि अगर वो पेरिशेबल आइटम नहीं है, पेरिशेबल है तो गया, जो कोई बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, ईसीजीसी पैसा दे देगा आपको, बिकवा देगा, ब्रेक इवन पे बाहर हो जाओगे, लेकिन प्रॉफिटेबल तो नहीं हुए आप। स्टिल इट इज समथिंग, इट इज समथिंग, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो आपको मिल जाता है। बट मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं एक्शन ले पा रहा हूँ। आप उसके खिलाफ डायरेक्टली नहीं ले पा रहे हो। अब जाते हो आप लॉयर्स के पास, उस कंट्री के। ठीक है, उस कंट्री के लॉयर्स। हाँ, वो तो ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ होता है। ठीक है, मान लेते हैं आपको 5 लाख का स्कैम हो गया। अब 5 लाख का स्कैम हो गया, लॉयर ने आपको फीस टिका दी 1.5 लाख रुपए की। ये अंडरस्टैंडेबल, बट स्टिल और डिपेंडिंग ऑन, बट ये बहुत डिटरिंग, बिकॉज आई नो कि यूएई के लॉज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट हैं, और वो तो वो छुड़वाते कैसे माल, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इमोशनल टैक्टिक आती है। उसने बोला कि आप सर 30% लिया, आप माल रिलीज कर दो, बीएल रिलीज कर दो। ठीक है, रिलीज कर दिया, मतलब अब बायर ही उसका सोल ओनर हो गया है। इट इज लाइक द मटीरियल इज गॉन फ्रॉम योर कस्टडी। अब सेलर उसके कोई जवाबदार नहीं है। गुडविल पे हो बाप, गुडविल पे। अब उसने ले लिया, अब उसकी मर्जी है दे ना दे पैसा। दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो खा गया। आए थे, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, अगर यूट्यूब देखो आपके दुबई में स्कैम्स कैसे हो रहे हैं, यही सेम स्कैम हो रहा है।
एडवांस पेमेंट स्कैम, बीएल पे स्कैम के छुड़वा लिया, दे ही नहीं रहे पैसा। और थोड़ा बहुत नहीं, 1-1 करोड़ रुपए, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स को सेल्स नहीं आती ना सर। अब सेल्स नहीं आती तो चेहरे पे लालच दिखता है उनको। उनको मालूम है कि आप ये बताओ, एज अ स्कैमर जिसकी कोई गुडविल नहीं है या जिसने ले लिया है, महीने में अगर उसने 3 करोड़ का स्कैम किया और रफा दफा हो बट गया। आप एक बात बताओ कि अगर 30% एडवांस पेमेंट वो दे भी रहा है, तो अल्टीमेटली उसको फायदा तो तभी होगा ना जब जो गुड्स आएंगे उसको बेचेगा कहीं प्रॉफिट पे। 30% आपने उसको दे दिया, हाँ। ठीक है, बायर ने सेलर को दे दिया। उसके बाद अब आ गया कंटेनर, 1 करोड़ का माल का 30 लाख उसने दिया, ठीक है, ठीक है। 30 लाख में से थोड़ी सिंपैथी देने के बाद छूट गया, वो चलो छूट गया। मान लेते हैं कि 10 में से 2 लोगों ने छोड़ दिया, वो 2 को ही स्कैम करने तो आया था। वो गया जेब से कितना, 30। 1 करोड़ का बिका होगा तो कुछ नहीं तो 80 का तो बिका ही होगा। वो माल बस पड़ा पड़ा सड़ रहा है वहाँ। वो रिलीज करवा लेगा, बीएल रिलीज हो गया तो माल वो आ जाएगा उसकी कस्टडी में, बायर की कस्टडी में, जाके लोकल मार्केट में बेच दे। बात यह है कि मार्केट से पैसा आने के बाद वो आपको दे या ना दे, उसकी कोई लीगल बाउंडेशंस नहीं है, अच्छा ठीक है, चलो कोई लीगल प्रोसेस नहीं है। दिस इज अ वे यू कैन गेट ट्रैप्ड हियर। हाँ, एक ये एडवांस पेमेंट्स का स्कैम है। नंबर 2 आता है फेक आपका बीएल। अच्छा, हाँ, ये इसमें तो खैर एक्सपोर्टर स्कैम करते हैं। बाहर के एक्सपोर्टर, हाँ, यहाँ के हाँ, इंपोर्टर। इंपोर्टर्स के लिए बता दे रहा हूँ मैं ये, क्योंकि ऐसा ही चूना मुझे लगा था लगभग 5 साल पहले। अच्छा, चाइना से, जैसा आपने नाम लिया था, कॉपर स्क्रैप ले रहा था मैं। फेक बीएल दिखा दिया आपको। हाँ, वो क्या करते हैं कि आपको दिखाने के लिए कि मैंने पास्ट इन इंडियन कंपनीज के साथ काम किया है, फोटोशॉप बीएल दे देते हैं। 2020-21 की बात बता रहा हूँ, तो तब एआई वगैरह इतना पावरफुल नहीं था, एआई कोई जानता भी नहीं था उस वक्त पे, तो चांसेस कम थे, तो मैंने ट्रस्ट कर लिया। और मेरे जैसे बहुत सारे होते हैं, हजारों लाखों लोग थे, राइट। उनका काम ही थोड़े थोड़े लोगों को स्कैम करना है। एक स्कैमर का क्या रहता है भाई, अगर किसी की मौत आई है तो उसको 99% टाइम्स लकी होना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी को मारना है तो सिर्फ एक बार लकी होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इट्स अ नंबर गेम। इट्स अ नंबर गेम। तो वो उन्हीं को स्कैम करने आया हुआ है, वो स्कैम करके दाएं बाएं हो जाएगा। अगेन कमिंग बैक टू फेक बीएल, अगर आप एक इंपोर्टर हो, मैं इंपोर्टर्स को सीरियसली एक एडवाइस देता हूं भाई, अगर आपको माल लेना है किसी कंट्री से, आप उस कंट्री में जाइए, या आपका एक काउंटर पार्ट जाए, अपने सामने लोड कराए। डू नॉट ट्रस्ट दोज पीपल जो उस कंट्री के हैं। आप अपने बंदे को भेजो, पैसा लगेगा, लेकिन माल तभी आएगा। पूरा इंपोर्ट वर्ल्ड ऐसे ही चलता है। अगर आपने ये सोचा कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में फ़ोन कर देता हूँ, यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा, भाई साहब अगर इतना आसान होता तो दुनिया में बेरोजगारी खत्म हो जाती। पर अगर ये इतना कॉमन है और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आई एम श्योर देयर आर एजेंसीज और थर्ड पार्टी पीपल जो जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं इसमें भी बताता हूँ सर। देयर आर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज होती हैं, लेकिन पर्सनली वो भी बिक जाती हैं। अच्छा, तो उन पर भी भरोसा नहीं कर सकते आप भरोसा। आप क्योंकि आप आईआरएस रहे हैं, आप इस फील्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपको स्क्रैप की लूप होल बताता हूँ, आई थिंक कंट्रोवर्सी ना हो जाए यहाँ कहने के बाद, लेकिन मैं आपको सच बता देता हूँ, पब्लिक को भी सच बता देता हूँ। जब आप वर्ल्ड में कहीं से भी इंडिया में स्क्रैप इंपोर्ट करते हो तो आपको नो वॉर सर्टिफिकेट लगता है कि वॉर मटेरियल नहीं है ये, ठीक है। एंड उसका एक हैजार्डस नॉन हैजार्डस टेस्ट रहता है जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी करती है, जिसे डीजीएफटी अपॉइंट करता है। ऐसी वर्ल्ड में आई थिंक 30-40 एजेंसीज हैं जो डीजीएफटी की वेबसाइट में लिस्टेड हैं, ठीक है। कायदे से अगर आप उनसे इंस्पेक्शन कराओगे तो उसका कॉस्ट लगभग $1000 होता है, 500 से $1000। वो जाएंगे वहाँ पे मीटर लेके अपना 5 लाख, हाँ, उसको चेक करेंगे, रेडियो एक्टिविटी चेक करेंगे है कि नहीं है। और इसका दूसरा पार्ट उन्होंने निकाल रखा है, सर आप $100 दे दो, वहाँ की फोटो भेज देना, जो बोलो लिख के दे देंगे। वाह वाह, लाइव म्यूनिशंस वगैरह कुछ नहीं, सब ताक पे रख के, अरे सब ताक पे रख के 10 में से 8 कर देंगे। ये हाल है इनका। ये बात आपके स्कैमर्स को हमसे ज्यादा अच्छा पता होती है कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। तो वो तो कर ही रहे हैं। किसी एक स्कैमर, मान लेते हैं आपको फर्जी टेस्ट कराना था उसको, हाँ, $100 आप दे रहे थे, 200 वो दे देगा, 500 दे देगा। तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी बात होगी, बड़ा लूप होल है। इसका मतलब इंडिया में आप वॉर मटेरियल, लाइव म्यूनिशन बेच सकते हो। हाँ, आ सकता है। कस्टम्स क्लियर करे ना करे वो नहीं मालूम मुझे, वो तो खैर, लेकिन आ सकता है। कस्टम तो बात की, कस्टम विल चेक ओनली अगर आरएमएस उसको वो करता है, हाईलाइट करता है, तो चलो इंस्पेक्शन होगी नहीं होगी, बट उसके बाद भी अगर
इफ इट इज स्क्रैप तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा इसके अंदर रेडियो नहीं एक्टिविटी पता है चलेगा, नहीं नहीं पता है? चलेगा, वो उसी पेपर को पढ़ेगा उस पेपर को देखेगा, और जाने वो देगा डिपेंडेंट है उस पे। बढ़िया से इंडिया सीरियस के मैटर है यार बहुत सीरियस मैटर है ये ये। तो। बड़ा लूप होल है ये 93 जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में, हाँ। ऐसे तो RTX आया था। बड़ा लूप होल है ये, बड़ा लूप होल है ये, मतलब नेशनल सिक्योरिटी लेवल का लूप होल है ये। 100%। मैं चैलेंज करके कहता हूँ नेशनल ऑडियंस को कि आप देखो इसको तो बंद किया जाए इमीडिएटली। 100% बंद करना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप इंडिया के साथ? $100 में आपका नो वॉर सर्टिफिकेट बन के आ गया, वहां से हैजार्डस नॉन हैजार्डस प्रूव होके आ गया $100। और कन्वीनियंस बताऊं मैं आपको, आप इंडियन रुपी में पेमेंट कर दो उसकी, अच्छा इंडियन कंपनी ले लेगी, $100 भी नहीं देना आपको। दिस इज डिस्टर्बिंग बट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा लूप होल है। और क्या क्या लूप होल्स हैं ऐसे? ये तो रहा इंपोर्ट का स्क्रैप में, क्योंकि मैंने जो देखा 5-6 साल पहले, यार ये तो बड़ा इशू है। व्यापारी इसका फायदा उठाते हैं, जो गलत मीन्स भी यूज करते हैं वो इसका ज्यादा फायदा उठाते हैं। आप कुछ भी ले आओ इंडिया में, तो ये चीज होती है। तो फेक BL आ गया आपके पास, कॉपी दिखा दी कि माल आपका लोड हो गया है। क्या कर रहे हैं बेवकूफ? आई एम सरप्राइज्ड। पैसा, बट वो भी थोड़ा, पैसा भी कितना ही है। $100 में बिक रहे हैं, $100 में बिक रहे हैं। बताओ, फोटो मांग रहे हैं, फोटो देख के माल भी नहीं देखेंगे। माल भी नहीं देखेंगे, जाने का पैसा लगेगा ना। PSIC मान लो हांगकांग में आप भेज रहे हो, चाइना के किसी डिस्ट्रिक्ट में, उसको स्टेट में भेज रहे हो, तो जाने का $1000 कौन देगा? बायर का तो मार्जिन ही थोड़ा सा है। तो ये एजेंसीज कहाँ बैठी होती हैं? DGFT की वेबसाइट में लिस्टेड है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, एक सेरेंस करके कंपनी है, तो सेरेंस बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है, ऐसे ढेर भरे हैं, एक कंट्री में नहीं, हर जगह टाई अप कर रखा है उन्होंने, और सब पूरा टोटल फर्जी घोटाला, टोटल फर्जी। 90% ठोक बजा के कह सकता हूं मैं कि बिक रहे हैं। तो अगर आपको एज अ स्क्रैप या कोई भी मटेरियल ऐसा इंपोर्ट करना है, तो DGFT में, जिसको एजेंसी को हम कहते हैं PSIA, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी, ये आपको जो डॉक्यूमेंट देता है उसका नाम होता है PSIC, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें हैजार्डस नॉन हैजार्डस कितना रेडियो एक्टिव मटीरियल है लिख के दे देगा। मैं आपके चैनल से पब्लिक को खुलेआम बताना चाहता हूं, ये नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है भारत की। कैसे खतरे में है? ये $100-200 में बिक रहे हैं, 90%। मान लेते हैं कि एक्स कंपनी है जो DGFT लिस्टेड है, वो 10 देशों में ऑपरेट करती है। आपको जहां से बनवाना हो, 100-200 मैक्सिमम $300 में आपको बन के मिल जाएगा। सिर्फ आपको उसकी लोडिंग के टाइम फोटो प्रोवाइड करनी है। और सबसे खराब बात बताऊं, आप उनसे फोन में बोलो कि मुझे इस तरीके से बनाना है, वो हाँ बोल देंगे, उनको डर भी नहीं है किसी बात का। मान लो कॉल रिकॉर्ड हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, दे डोंट केयर। क्यों डर नहीं है इनको? क्योंकि बाहर बैठे हैं। बाहर नहीं, इंडियंस भी को भी डर नहीं है। अच्छा, अगर कोई इंडियन है DGFT की PSIA चला रहा है, वो कोई डर नहीं, वो फोन पे बोल देगा सर हाँ बन जाएगा। आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, कर लो। आपको बम का गोला लाना है, कारतूस लाना है, कुछ भी लाना है, बम कुछ भी लाना है, नहीं थी, आप ला रहे हो। तो बहुत सीरियस बात हो गई। और इसमें एक और बताता हूं, जैसे आपने कहा कि अगर कस्टम्स हाईलाइट करेगा तो चेक होगा, कंटेनर ओपन होगा, सारे तो नहीं चेक होते। मान लेते हैं कि आपका क्लीन रिकॉर्ड रहा इंपोर्ट का, 10 कंटेनर महीने के लेते हो, 10 के 10 शुरू में ज़्यादा चेकिंग होगी, बाद में लीनियंट हो जाएगा। कस्टम्स विल गेट टू नो कि इसका हर महीने माल आता है, चेकिंग कम हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, तब वो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं कि आपका कंटेनर तो खुल नहीं रहा। ये जो आपने बहुत सीरियस मैटर एक हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ये चैनल के थ्रू पहुंच जाएगा। दूसरा, और आपने क्या एक्सपीरियंस करा स्मगलिंग में? मैंने जो एक्सपीरियंस करा तो कस्टम साइट पे है, ऑफ कोर्स मैं तो वो एक्सपीरियंस करूँगा जो पकड़ा गया। हाँ। थर्ड जो स्कैम होता है, कॉमन स्कैम, वो होता है फेक LC का, जिसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, नकली LC मेजरली आपको 2 कंट्री से ऑफर करी जाएंगी अगर आप इंपोर्टर हो तो। ये खासकर क्योंकि स्कैम जो है एक्सपोर्टर्स के साथ कम होते हैं। मेजर स्कैम जो एक्सपोर्टर्स के साथ होते हैं वो पैसे का लफड़ा होता है, जो मैंने आपको पॉइंट 1 में बता दिया है। जो थर्ड वाला है अगेन, वो आता है नकली LC का। अब नकली LC क्या होती है? नकली LC एक वो LC होती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या एक बहुत वीक बैंक उसको बना के देता है, जिसकी सोशल क्रेडिट वर्ल्ड में कुछ नहीं है। एक ABC बैंक है कोई अफ्रीका का, वो आपको दुबई के लिए LC बना के दे देगा। एक चीज़ और बताता हूँ, इंडिया में एक बहुत बड़ी फाइनेंसिंग कंपनी है जिसके डायरेक्टर्स दुबई में बैठते हैं और खुलेआम धड़ल्ले से चूना लगा रहे हैं लोगों को, और उनके एजेंट्स इंडिया में बैठे हुए हैं। उनका काम है, आप जितने लोग ये देख रहे हैं, आप ये देखना, आपको आपके अगर आप लिंक्डइन पे एग्जिस्ट करते हो, आप
फेसबुक इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट करते हो, वो एक्सपोर्टर्स को, नए एक्सपोर्टर्स को ढूंढते हैं कि बिना कोलेटरल LC-BG बना के दे दें हम आपके लिए। LC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, BG मतलब बैंक गारंटी, विदाउट कोलेटरल बना के दे रहे हैं आपसे, और आपसे एन एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। एक LC पे 6%, 7%। एक LC पे अगर आप बैंक से BG बनाते हो, मैं आपको बताता हूं, बैंक गारंटी लेने के लिए आपको, जैसे आपको 1 करोड़ की बैंक गारंटी लेनी है तो 110% अमाउंट आपको बैंक को रखना पड़ता है। हाँ, इससे पहले जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, मुझे लगता है वो ऑडियंस को बताना पड़ेगा, बैंक गारंटी की जरूरत क्यों पड़ती है, LC की जरूरत क्यों पड़ती है। अब जैसे सपोज कीजिए आप कुछ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कस्टम्स को लगता है कि आई एम नॉट श्योर ये इस कैटेगरी में उस कैटेगरी में है। ठीक है, दोनों एंगल से, कस्टम्स वाला भी बताता हूँ, बायर सेलर का भी बताता हूँ। बायर सेलर का भी। तो इन एनी केस एक बैंकिंग गारंटी होती है कि भी अगर आपको लग रहा है और अगर फ्यूचर में पाया गया कि मैं गलत था और आप ठीक थे और पैसे का डिफरेंशियल है, उस डिफरेंशियल को भरने के लिए बैंक गारंटी मैंने रख दी। ये दिस इज अ गारंटी दैट यू विल बी पेड। यस। एक तो ये आपका कस्टम साइड का हो गया कि भाई सरकार को लग रहा था कि इसमें 19-20 हो जाएगा कॉस्ट में, तो उन्होंने एक सोशल सिक्योरिटी रख लिया, सिक्योरिटी अमाउंट रख लिया, रख के माल निकाल दिया, रिलीज कर दिया आपका। ठीक है, तो ये हो गया सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं बायर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं उस एंगल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बायर सेलर को। बैंक गारंटी या LC तब काम आती है आपकी जब आपको एडवांस पेमेंट पे डील नहीं करना, लेकिन डील भी करना है। मतलब जहां पे हाई अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन होना है वहां LC-BG चलती है, क्योंकि आप एक फर्स्ट टाइम, मतलब मैं और आप मान लो पहली बार ट्रेड कर रहे हैं, हमें एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ट्रेड नहीं कर सकते। देयर आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो यहाँ पे किक इन करते हैं। LC आ गया, बैंक गारंटी आ गया। आप इंपोर्टर हो तो आप अपने बैंक के पास जाओगे, जो भी पैसा वहां लगेगा वो दोगे। इंडिया का मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में 110% अमाउंट आपको देना पड़ता है फॉर बैंक गारंटी और LC। मतलब 1 करोड़ का अगर आपको परचेस करना है मटेरियल, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए आपको बैंक में एज एन FD फ्रीज करवाना पड़ेगा, तब जाके मिलेगी, तब जाके आपको मिलेगी। ठीक है, ये जो एजेंसीज मैंने बताई आपको कि एजेंसीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, बिना कोलेटरल के आपको दे रहे हैं 6% की इंटरेस्ट पे, 6-7-8% पर LC पर BG। अब बैंक गारंटी क्यों सस्ता पड़ता है बैंक वाली, मतलब वो 6% जो दे रहा है वो भी तो कुछ कोलेटरल रखता होगा ना, कि 6% उसको कैसे मिलेगा प्योरली। अच्छा हाँ, वो क्या करते हैं, आपको उसमें भी झोल है। एक तो वो ऐसे बैंक से आपको स्पॉन्सर करवाएंगे जो शायद जिसकी रेटिंग्स बहुत खराब हो, अच्छा, वर्ल्ड में। पर उसको कैसे पैसे मिलेंगे? हाँ, उसको पैसे ऐसे मिलेंगे कि जब आपका माल इंडिया में आएगा तो वो उनके पास मॉर्गेज रहेगा, या तो आप पहले उसका पैसा ले लो एडवांस इंडिया में आते साथ। एग्जांपल, ये पानी का ग्लास है, मान लेते हैं चाइना से आया है, चाइना से मैंने इसको बुलाया, इंडिया में कस्टम क्लियरेंस होते साथ आपका ये जो माल आया है इसका पैसा आपको उसको देना पड़ेगा। अच्छा। कहने का ये है कि इसका 100% एडवांस आपको उठाना पड़ेगा। जब आप 100% एडवांस उठा लोगे, उनको पहले चुकता करो, तब वो बैंक गारंटी तब देंगे, आपकी बैंक गारंटी क्लियर होगी। अच्छा। नाउ यू आर इवन आउट, कि भाई अब आप फ्री हो। ये बड़ा लूप होल का मैटर है, बहुत लोगों को फंसाया हुआ है। क्या करते हैं इसमें, बैंक गारंटी बन भी गई, एक्सपायर होगी या जो भी होगी, वो आपसे ब्याज तो ले लेंगे 5%, 6%, 7% पर LC-BG का। बिगिनर्स फंस जाते हैं इसमें। इनके फाउंडर्स कहाँ बैठे हैं? दुबई बैठे हुए हैं, हांगकांग बैठे हुए हैं। आप पकड़ो तो वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब और क्या एक प्रॉब्लम आती है LC-BG में, जो सरकारी, मतलब जो बैंक से बनवाने पे नहीं आती, इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बनवाने पे आती है। हाँ। बैंक से अगर आप बनाते हो, बैंक का बड़ा फेयर एंड स्क्वायर मामला है। बैंक बोलता है 110% दो, इसको साल भर यूज करो, साल भर का मुझे 6-7% दे देना, ठीक है, 4% दे देना साल भर का। साल में कितने ट्रांजैक्शन कर लोगे आप? मिनिमम 5-6 तो कर ही लोगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर LC-BG का 6% आपसे चार्ज कर रहे हैं। अगर 5 ट्रांजैक्शन किए तो आपसे प्राइवेट ने कितना लिया? 30%, 6% के हिसाब से। अगर बैंक से आप लेते, टोटल 4% लग रहा था आपको, 5% लग रहा था। कहाँ साल का 6%, कहाँ साल का 30%। तो ये पैसे प्राइवेटली ऐसे कमाते हैं। तो फहद जी, आपने मुझे बताया जो आई फाउंड इट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिस्टर्बिंग, और ये तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो सकता है। जितना हमारे देश पे, अगर इतना पोरा से बॉर्डर, दैट मतलब एज ए कस्टम्स ऑफिसर इट शुड गिव मी स्लीपलेस नाइट्स। अच्छा, और क्या क्या हो रहा है जो आप पता है, क्योंकि बिकॉज यू आर इन द कम्युनिटी। आपकी कम्युनिटी अच्छे लोग भी होंगे, खराब लोग भी होंगे, और जो बैड प्रैक्टिसेस हैं
जिनका एजेंडा ही ये है कि कस्टम्स को बेवकूफ बनाना है, इन अदर वर्ड्स स्मगलिंग, यस। उसके क्या तरीके? हाँ, मैं आपको फिर से 5 साल पहले लेके चलता हूँ। मुझे ही ऑफर आया था इन नाइजीरिया अच्छा। स्मगलिंग का। अगेन आई वाज लुकिंग फॉर कॉपर स्क्रैप ओवर देयर। वहाँ पे एक बंदा मुझे बोलता है, और उसने मुझे बता के बोला था, मतलब ही वाज नॉट हाइडिंग फ्रॉम मी। उसने मुझे क्लियर कट ऑफर किया था कि सर यहाँ से लकड़ी बहुत जाती है इंडिया, मुंद्रा पोर्ट आती है, बॉम्बे आती है, सारी जगह आती है। हम ये करेंगे कि आप एक 40 फीट सॉरी हम ये करेंगे कि आप एक 40 फीट कंटेनर ले लो। हाँ। आपको माल 20 टन चाहिए, 20 फीट का चाहिए है, तो 25 टन आपको चाहिए। शुरुआत में हम फ्रंट साइड पे हम हाँ। लकड़ी की लॉग्स रख देंगे, पीछे आपका स्क्रैप रख देंगे। अब यहाँ पे देखना, दो सरकारों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नाइजीरिया की, क्योंकि वहां भी बैंड है। इंडिया की, क्योंकि आप बता कुछ और रहे हो, लेके कुछ और आ रहे हो। ऐसे केस तो पकड़े जाते हैं। वी हैव मतलब सीन, क्योंकि इंटरेस्टिंगली डू यू नो दैट देयर इज नो एक्सरे मशीन फॉर अ कंटेनर ऑन पोर्ट्स? अमेरिकन पोर्ट्स में है कुछ, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आप बैगेज कंटेनर से निकालते हो ना एक्सरे मशीन से, तो यू कैन सी सॉर्ट ऑफ के अंदर Yes. क्या है एयरपोर्ट्स। नो सच थिंग एग्जिस्ट्स इन कंटेनर्स। कंटेनर के अंदर क्या है तभी पता चलेगा जब खुलेगा वो। तो हाँ ठीक है, ये तो दिस इज चलो अंडरस्टूड एंड कॉमनली अंडरस्टूड। यस, तो ये उन्होंने मुझे एक ऑफर किया, तो मैंने बोला नहीं, ये तो क्लियर कट फ्रॉड है, ये तो पता चल जाएगा। और मुझे बिजनेस करना, मुझे झमेलों में नहीं फंसना है। भाई मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था आज से 5 साल पहले। मैं शुरुआत में 25 साल की उम्र में जेल थोड़ी जाना चाह रहा था। तो ये एक फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। आपको यही चीज इंपोर्टर्स के साथ होता है। मेरे को तो एक और इस पे समथिंग मोर डेंजरस। आप एक ठीक ठाक सीधे साधे इंपोर्टर हो, आपने मंगवाया कुछ, और मोस्टली क्या होता है कि कंटेनर्स में 2-3 लोगों का माल आता है। यू मे नॉट हैव इनफ टू ऑक्यूपाई द होल कंटेनर, यस, सो यू शेयर इट। शेयर कंटेनर। हाँ, आपको क्या पता बाकी में क्या है? यस, अगर सीएचए को कुछ लाना होगा, ड्रग्स हो सकते हैं, काउंटरफीट करेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो आपको कैसे पता कुछ है? भी हो सकता है, जाली करेंसी हो सकती है आपके साथ, आपके पास कोई भी मटेरियल हो सकता है, एनीथिंग। क्योंकि अब मैं कॉपर की ही बात करूं, कॉपर में आपने सोने का 2 बिस्किट फंसा के दे दिए, तो कौन चेक कर पाएगा उतना? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। भाई मैं 20 टन कॉपर मंगा रहा हूँ, उसमें मैंने 2 किलो सोना लगा दिया, 10 किलो सोना लगा दिया, इम्पॉसिबल। इंडिया में आप एक इंडियन व्यापारियों की एक लूप होल और बताता हूँ। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इंडियन इकोनॉमी को झटका तो पड़ता है इससे। जब आप सराफा बाजार जाओ इंडिया के, जब आप वहाँ कैश से गोल्ड खरीदते हो, उस पर जीएसटी आप नहीं देते हो। गोल्ड पे आई थिंक 3% का जीएसटी लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट 3% का लगता है। जितने इंडिया का सराफा व्यापार है, क्योंकि मैंने भी क्लाइंट्स को ट्रेन किया है, जूलर्स को, वो बोलते हैं सर 97-98% कैश पे चलता है। उनसे पूछोगे ऑफिशियल टर्नओवर 200 करोड़, आईटीआर में 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। बोलते करें क्या सर, धंधा ही गंदा है। भारतीय इकोनॉमी को फिर चोट पड़ रही है। आप इंपोर्ट कर लेते हो, उसमें कुछ स्मगल्ड गोल्ड आ जाता है। आप देखना, जितना भी आप गोल्ड लोकल व्यापार में देखोगे बाजारों में, अजीब अजीब सा नाम लिखा रहेगा उसमें, कहीं एप्पल तो कहीं ये तो कहीं वो, कोई स्टिकर लगा है, कोई ये लगा है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और डेंजरस और हो जाती है चीजें कि गोल्ड प्लेटिंग करके अंदर से आपने कोई और मटेरियल दे दिया, इंपोर्टर को वहां भी झटका पड़ता है। ये दुबई में धड़ल्ले से काम हो रहा है। हवाला की बात करें, हवाला एक ऐसा एंगल है। आप ये देखो, यूएई में हर इंडियन, बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन हैं, यूट्यूब पे भी बड़े पॉपुलर हो गए। आपको पता है दुबई में एक एरिया है, उस एरिया में एस्टैब्लिश, इट इज द हवाला सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। सारे चाइनीज बैठे हुए हैं, ऑपरेटर्स, अपार्टमेंट्स में कैश काउंटिंग मशीन पड़ी होती है वहाँ पर 1-2 लोग होते हैं, और वहाँ पर आपको जितना कराना है करा लो आप। क्रिप्टो करेंसी से हवाला जितना कराना है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, और हाथ के हाथ कैश मिल जाएगा। मतलब इतना ज्यादा लूप होल है कि दुबई, यूएई परमिट कर रहा है, हवाला नहीं परमिट कर रहा है। उसने बोला कि भाई जो भी पैसा है 5% वैट दो, बाकी क्या कर रहे हो आई डोंट नो, आप अकाउंटिंग कराओ, क्या किया वी डोंट केयर, 5% आप वैट दे दीजिए, ऐश करिए। इंडिया से कितने बिजनेसमैन उठ के वहां गए और मल्टी बिलियनर्स बन गए। ऐसा क्या हो रहा था? मैं एक आई थिंक मुझे ये यूट्यूब पे नहीं कहना चाहिए, एक जबलपुर के बड़े फेमस भाई साहब हैं, वो दुबई में गए, और दुबई में बड़ा उनका किंगडम उन्होंने बना ली, बहुत सारी रोल्स रॉयस अलग अलग ले ली। और उनको जब आप जबलपुर में देखते हो, क्योंकि सिंस आई बिलोंग टू जबलपुर, मेरी पैदाइश है वहाँ की, होम टाउन है, जबलपुर के 3 थानों में उन पे 9 केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस।
अच्छा। दैट मैन कैन नॉट रिटर्न बैक टू इंडिया, हम्म। और वहां जाके मल्टी बिलियनर है, रह रहे हैं आराम से। दुबई तो अट्रैक्ट करता है इस टाइप के लोगों को ना, हर जगह से, नॉट जस्ट इंडिया, यस, अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द ऑल वर्ल्ड। ओवर द वर्ल्ड। मतलब आपको कॉन करने के लिए लोग ढूंढ ही रहे होते हैं। आपको वहां ऐसी दुकानें बेची जाएंगी जो किसी जो एक्चुअल सेलर है उसको पता ही नहीं होगा ये दुकान मेरी बिक रही है। हम्म। किराएदार किसी और से लेके और दूसरे को बेच रहा है, बीच में किराएदार पैसा हड़पेगा, निकल लेगा। हम्म। हम्म। ये बहुत सारी चीजें, इतने लूप होल्स हैं कि अगर आपने उन पे ध्यान नहीं दिया, जिंदगी कम पड़ जाएगी आपकी सीखते सीखते। आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शन देखे होंगे, कंसाइनमेंट्स देखे होंगे, सौ हजारों हजारों में, है ना, आपके, किसी और के, हाँ हाँ, आपके बिल्कुल स्टूडेंट्स के, बिल्कुल फलाने। बिल्कुल। नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के साथ कभी आमना सामना कभी हुआ है क्या? आपको लगे कि कुछ नहीं इस टाइप का हो रहा हो? नहीं, नारकोटिक्स के साथ तो हुआ भी होगा तो मुझे नहीं बताया किसी पता मेरे नहीं चला क्लाइंट ने। हो? हाँ, पता नहीं चला मुझे, लेकिन आई एम वेरी श्योर आप इस फील्ड के हैं तो देखा होगा 100%। मतलब हार्ड टू डिटेक्ट बिना इंटेलिजेंस के पॉसिबल नहीं होता है हाँ पकड़ना। हाँ। और बट देखा मैंने ये है कि फेक इंडियन करेंसी का बहुत बड़ा मैंने रैकेट देखा है, वो भी कंटेनर्स में आती जो सबसे डेंजरस मैंने देखा सर अपनी है। लाइफ में, हाँ। कि इंडिया में फॉरेन से वेपन लाना, हाँ। एम्यूनिशन लाना बड़ा इजी है, कंटेनर्स के थ्रू चेक तो हो नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा एक, लूप होल है, दिस इज वेरी सीरियस। वेरी सीरियस मैटर। हम्म। आपको कोई भी जाली सर्टिफिकेट बना के दे दे रहा है, आई थिंक उन उन इंस्पेक्शन एजेंसीज का काम तुरंत रद्द होना चाहिए इंडिया में, तुरंत 100%। तुरंत खत्म होना चाहिए, उनको डिबार करना चाहिए यहाँ से कि क्या कर रहे हो आप। $100 में बेच दिया नहीं, इन्होंने, नॉट जस्ट डिबार, क्रिमिनल केसेस होने क्रिमिनल चाहिए। केसेस होने चाहिए, $100 में बेच दिया। हम्म। सबसे बड़ी बात ये, आप रैंडम लोगों को फोन लगा के बात करो तो वो आपको फोन पे बोल दे देंगे हाँ $100 में $200 में बन जाएगा। वो आपको जानते नहीं है, आपको पहचानते भी नहीं है, फोन पे बोल देंगे हाँ हाँ, ठीक है। अनबिलीवेबल। और कौन से तरीके हैं हम्म, जो आपके ट्रेड के बैड प्रैक्टिसेस हैं जिससे गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में? दूसरा ये होता है सर, HSN को मैनिपुलेट करना। तो चलो मिस क्लासिफिकेशन होगी, हाँ क्लासिक मिस क्लासिफिकेशन हाँ होगी। अब जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस मैं बता देता हूँ, ये ग्लास, हाँ। ये ग्लास है, यस। ये कप है, ये कप है। HSN कोड आसपास होंगे। हाँ। HSN इज अ 7-8 डिजिट का कोड। यस यस। तो उसमें इसका है सपोज 11009922, इसका है 11009923। हाँ। इस पे 10% टैक्स है, इस पे मान लो 5% टैक्स है। तो आपने अपने बस जो डिक्लेरेशन है, बिल ऑफ एंट्री है, उसके अंदर बस आपने रिप्लेस कर दिया HSN कोड, और कम उस पे हो गया आपका Yes. क्लियर। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक वे ऑफ मोस्ट बेसिक वे ऑफ मिस क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और तरीका, ये ग्लास है, इसका क्लासिफिकेशन जो भी है, आपने, अब होता ये है कि कस्टम में 10% अगर आपको इस पर टैक्स देना है सपोज, तो 10% इसकी वैल्यू पे लगेगा। यू कैन डू अंडर वैल्यूएशन। यस, अंडर वैल्यूएशन। यू कैन से कि असल में ये 10 रुपए का है, आपने बोला तो ये है ही 1 रुपए का। ये तो बड़ा बड़ा कॉमन टाइप दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वैनिला लेवल ऑफ स्कैम है ये तो। वर्ल्ड वाइड चलता है। हाँ। वर्ल्ड वाइड चलता है। इवन आप सेकंड डील किसी बायर से कर रहे होगे, आपको सेकंड में ऑफर कर देगा कि आप इसको कर अंडर लेते हैं वैल्यू थोड़ा। कर लेते हैं थोड़ा। और सीएचए भी बहुत करते हैं ये। हाँ। सीएचए को पता होता है। पता होता है वो करे क्या, अगर वो नहीं करेगा तो उसका ग्राहक चला गया, उसको रिपीट बिजनेस नहीं मिलेगा, वो करे क्या? तो सरकार का पैसा यहाँ से जाता है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी ज़्यादा है। मतलब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ व्यापारी की गलती है, कुछ कंट्रीज ने लेवाई कर रखी है इतनी ज़्यादा कि व्यापारियों को करना पड़ता है मजबूरी में। अंडर वैल्यूइंग, हवाला से पेमेंट आ रहा, हवाला में पैसे फंस जाते हैं। ले लिया लोगों ने कि हवाला चाइना से इंडिया होगा, हुआ ही नहीं, है ही नहीं पैसा। और कौन से आपके प्रैक्टिस हैं जो आप उस साइड से बता सकते हो? मेन तो सर यही होता है जिसमें आपको मेजर कंसर्न्स आते हैं। मिस क्लासिफिकेशन, अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन आता है आपको, इंपोर्टर्स के लिए स्क्रैप वाले में आ जाता है। अच्छा, स्क्रैप में जब लाइसेंसिंग इशू होती है, मैं आपको और एक बात बताता हूँ। जब आपको एक, चलो आप एक बात और उगलवाओगे मेरे से, मुझे सडनली याद आया। जब आप स्क्रैप को इंडिया में इंपोर्ट करते हो, ठीक है, आपको एक PCB लाइसेंस बनवाना पड़ता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, अपने स्टेट बोर्ड से बनता है वो। ठीक। बेहतरीन पैसा चलता है वहाँ। ओह। अगर ऑफिशियल फीस 10,000 है तो आप मान के चलिए 6 से 8 लाख रुपए आपको लग जाएंगे। पूरे डिपार्टमेंट को पैसा खिलाएंगे, पूरा डिपार्टमेंट पैसा खाएगा। ठीक है, वो आपका आके वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कहाँ वो डाउन है, क्योंकि दे चेक कि आप इंपोर्ट तो कर रहे हो, इंपोर्ट करने के बाद वो स्टोर कहाँ होने वाला है। भाई अगर वॉर मटेरियल भी है या कुछ भी है, रेडियो एक्टिव भी तो है, बैटरी हो जाती कई बार रेडियो एक्टिव, तो उसको स्टोर कहाँ करने वाले हो?
वो आपने 6 7 8 लाख दिया, उन परिंदा भी पर नहीं मारेगा आपकी जगह पे आके देखने के लिए कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या नहीं है, नो नथिंग, एब्सोल्यूट जीरो। अब मतलब अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ आवर कंट्री है कि आप कोई क्रिमिनल बम ला के रखना चाहे रख लेगा। इतना मुश्किल नहीं है। और अगर आपके पास पैसा देने को है तो सब कुछ हो रहा है भाई, सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है थोड़ा सा, और एट कन्वीनियंस हो रहा है। एजेंट्स हैं उसके लिए, कंसल्टेंट्स हैं, अच्छा। एनवायरमेंट कंसल्टेंट नाम है उनका। वो बताएगा कि कैसे करना है इसको। कैसे नहीं करना है, वो आपको क्लियरेंसेस दिलवा देगा, उसको ये नहीं पता रहेगा कि बम लाओगे आप, अच्छा अरे वाह। उसको नहीं पता रहेगा आप बम लाने वाले हो। जैसे फैक्ट्रीज लगती हैं इंडिया में, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, फैक्ट्री लगाना चाहे उसको ESI की परमिशन चाहिए है, उसको एनवायरनमेंट बोर्ड की चाहिए है, कौन कराएगा? कंसल्टेंट, जिसको हम इंडिया में कहते हैं ना कन्वीनियंस फीस। हाँ। तो कन्वीनियंस फीस दे के सब करा रहा है, अधिकारी खिला रहा है, बाबू खिला रहा है, क्लर्क को, इसको उसको, दुनिया भर में जितने लोग उससे जुड़े हैं सबको पैसा खिलाते जा रहा है। तो लूपहोल तो बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं। कौन से आइटम में सबसे ज्यादा होता है ये? किस टाइप के आइटम्स में? फेरस एंड नॉन फेरस मेटल में। अच्छा। इवन बैटरीज में हो जाता है, जो बैटरी होती है हमारी कार्स की, इन्वर्टर्स की, उसमें हो जाता है। हाँ। काइंड ऑफ बैटरी इज अ पोटेंशियल बॉम्ब, अगर आप उसको ठीक से यूज करो तो फूट सकती हो। ठीक है, अभी हुआ भी था, गुजरात में हुआ था कि आग लग गई थी एक जगह, बैटरी फूट गई थी, एक्सप्लोड हो गई थी। तो जब कांड हो जाता है तो 2 5 सस्पेंड हो जाते हैं। बट लूपहोल तो ढेर भर है, ढेर भर है। आप जब इस इंडस्ट्री में रहते हो आपको समझ में आता है कि यार आपका नेक इंसान बन के रहना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आप फिर मॉरल ग्राउंड्स पे रुकते हो, फिर बहुत कुछ किया जा सकता है। नहीं तो इतने आप ये सोचिए सर, मैं तो 5 साल से हूँ, ऐसे इतने धुरंधर बैठे हैं जो 40 साल से बैठे हैं उसमें। आप ये देखो कि आई एम वर्किंग इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिवली सिंस 2020, देयर आर पीपल सिंस 1990s। तो क्या ना कर दें, होता भी होगा, हमें नहीं पता, पता नहीं चलता। वो तो जब कांड हो जाएगा, एक फूट जाता है कुछ, तो पता चलता है सरकार को ये हो गया। उसके साथ फिर सबकी नपाई होती है, जितने थे सब कैंसिल, ये भी कैंसिल, वो भी कैंसिल, यहाँ भी लाइसेंस कैंसिल, वहाँ भी कैंसिल। एक पहले होता था ड्रॉबैक स्कैम, सबसे कॉमन, वो भी वैनिला टाइप का स्कैम था, बट पीपल मेड अ लॉट ऑफ मनी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं करती। तो अगर आपने सपोज टी-शर्ट की हम बात कर रहे थे, आपने टी-शर्ट बाहर भेजनी है और आपने यहाँ पर 18% टैक्स दे रखा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप कर दो एक्सपोर्ट, 18% आपको रिफंड मिल जाएगा। यस। तो लोगों ने करा ये, जैसे मेरा ये पॉकेट स्क्वायर है, जरा सा रुमाल ही है, $5 का रुमाल डिक्लेयर कर दिया, और वो है ₹5 का, है ना। और उसमें $5 के हिसाब से ड्रॉबैक ले लिया मैंने, और भेजी जा रहे कंटेनर रैक्स भर भर के, रैक्स भेज रहे हैं और बोल रहे हैं उसको कि ये है शॉल, ये है स्कार्फ। दिस इज द ओल्डेस्ट स्कैम इन द बुक। बिफोर GST इट यूज्ड टू बी रैम्पेंट, अब थोड़ा कम हो गया है। आप ये तो एक्सपोर्ट का हमने देखा है आंखों के सामने। क्या आपने इस टाइप का कुछ देखा अभी पोस्ट GST एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट में सबसे पहले यही जो ड्यूटी ड्रॉबैक का है ये होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्केल पे नहीं होता है, क्योंकि सरकार भी उस पर मुस्तैद है अब। और मैं अपने क्लाइंट्स को तो क्लियरली कहता हूँ भाई कि अगर आपको फेयर एंड स्क्वायर ट्रेडर बनना है, इन चीज़ों से दूर रहिए आप। ये आपको सीधे जेल पहुंचाएंगी, नहीं तो पेनल्टीज तो लगवा ही देंगी, करियर स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाएगा। क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि बीइंग अ पब्लिक फिगर, मैं लोगों को एडवाइस नहीं कर सकता कि आप इस चीज़ को कर लो। मेरा काम है बताना कि ये होता है और ऐसे बचना है, लेकिन आप ये कर लो तो मैं अपने सर पे थोड़ी लूँगा भाई, मैं क्यों लूँगा अपने सर पे? तो आई क्लियरली टेल देम कि भाई कुएं में जाओगे, कूदोगे, तैरना नहीं आता मरोगे, लेकिन मेरी जवाबदारी नहीं, कूदना है तो कूद लो। आई एम नॉट अकाउंटेबल। कैसे हो सकता है अकाउंटेबल? क्योंकि रवि सर, जब आपके पास 100 लोग 200 300 साल भर में आते हैं ना, किसकी कैसे नीयत है, यू डोंट नो। नेचुरली यू विल नॉट गेट टू नो। कैसे पता तो चलेगा आपको हाइंडसाइट में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि कौन लोग हैं, क्या करने वाले हैं, उनका अल्टीरियर मोटिव क्या है? गॉड नोस, यू विल नॉट नो। हाँ नहीं, मतलब लिटरली मैं तो बोलूंगा कि जो इसको देख रहा है, अगर इसको देख रहा है तो बंद करो इसको, बिल्कुल बंद करो। इसमें 2 चीजें सिक्योर होंगी, एक तो नेशनल गारंटी, नेशनल सिक्योरिटी आपकी सिक्योर हो गया। दूसरा, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर जो भी उस पर फेथ करके उसको टेस्ट कराते हैं, उनका भला होगा यार। उनकी मेहनत की कमाई आप ऐसे ही लुटा देते हो कि उसने लोड कुछ किया था, एक्स दिखा दिया, ABC, उनने फोटो खींच के ठप्पा लगा दिया, दे दिया। नहीं, मेरे ही खुद के बैचमेट्स और कॉलीग्स हैं जो देखते हैं इसको,
वो देखेंगे और मुझे लगता है कि एक्शन लेंगे, ले लो, yes, दे शुड बुक अ केस। पब्लिक की भी सिक्योरिटी होगी भाई, उसका पैसा बचेगा, देश की सिक्योरिटी होगी कि देश में क्या आ रहा हाँ है पता हाँ होना बिल्कुल, चाहिए। दे शुड नॉट बी स्पेयर्ड दीज पीपल, बट थैंक यू फॉर दैट। मोस्ट वेलकम सर। अच्छा, और चीज एक मैं बता देता हूँ, जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसीज होती हैं उनकी टाइमलाइन होती है, मतलब उनका सर्टिफिकेट एक सर्टेन कुछ साल तक वैलिड रहता है। हाँ हाँ इन केस मैं जैसे आपके पास जाता हूँ, आपका डेडलाइन खत्म हो गई है कि 2 साल 3 साल का था, खत्म हो गया, आप रेफरेंस दे दोगे किसी का मुझको अच्छा, कि इनसे करा लो, वो भी वैसे ही कर देगा। तो लॉबिंग भी है अंदर। मतलब इंडस्ट्री ही पूरी इनकी। हाँ, लॉबिंग है, पूरी लॉबी बनी हुई है कि आप, मैं नहीं कर पा रहा ना, मैं गांजा नहीं बेचता, तू गांजा इससे ले ले भाई। वाह इससे ले ले। ये हो रहा है। ये तो पता नहीं मेरे को, इम्पोर्टर एक्सपोर्ट कितना देखेंगे, कस्टम वाले देखेंगे इसको जरूर, एंड दे शुड। इससे बायर्स का, सेलर्स का, दोनों का भला है भाई, जिस वजह से वो पैसा दे रहे हैं। क्लियर कट बोलते हैं पीएसआई वाले, ऑफिशियली कराना है ये $100 दे के कराना है, $200 दे के, ऑफिशियल फीस $1000, वो जहाँ इंस्पेक्टर जाएगा, विजिट करेगा, वो भी सेट हो जाता है, चिंता ना करो आप, वो भी सेट हो जाएगा। स्कैमर उसको $200-300 दे देगा, वो आराम से सेट हो जाएगा। और इंडियंस का तो खैर है ही है, जो लेंगे, जो हम जैसे लोग हैं, आम आदमी जो है लेने वाला, एक बिगिनर स्टार्ट ये करता आपकी है। हाई क्वालिटी इंटेल जो है ये पॉडकास्ट के थ्रू जारी है, देश के लिए, और Always. सुनने वाले सुन लेंगे और Always. जो करना है वो कर भी देंगे। हो हमको वी विल नेवर गेट टू नो हाँ, कि क्या हुआ है, कहाँ पे। सुधार हो जाना चाहिए, पता But चले वो, ना चले, लेकिन सुधार हो जाना हाँ चाहिए। नहीं मतलब अगर 100%। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि ये निकल आया, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट सच इज द नेचर ऑफ। सालों से चल रहा है सर, ये 6 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 6 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 2026 आ गया। अभी ब्लास्ट हुए हैं दिल्ली में, पहलगाम में अटैक हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई। कहीं से तो आ ही रहे हैं ना। हवा में तो नहीं आएगा ना उड़ के सर, फ्लाइट हम से आएगा, हम पानी से कस्टम्स की आएगा। जब ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे को सिखाया जाता है प्रीकर्सर एलिमेंट्स, प्रीकर्सर केमिकल्स ये होते हैं वो होते हैं जिससे आप बॉम्ब बना सकते हो, उनको नहीं अलाउ करना है। प्रीकर्सर एलिमेंट्स होते हैं जिनसे आप ड्रग्स बना सकते हो, उन पे भी बैन है, यू शुड नॉट अलाउ। हैजमैट, हैजर्डस मटेरियल है, Yes. पता है कि हमको किस टाइप का होता है, बट ये तो मतलब डायरेक्ट रूट है, दिस इज अ डायरेक्ट रूट लाइव म्यूनिशंस आने का, हाँ, तो इतना क्लियर लूप होल नहीं। या बिग कंट्रीब्यूशन, थैंक यू वेरी मच फॉर इट। मोस्ट वेलकम सर, ऑलवेज। थैंक यू।